जी पार्ट 2 स्टार्ट कर लिया हमने। असल में ये पार्ट 1 पार्ट 2 कुछ नहीं है, ये बेसिकली ऑनलाइन वाले बच्चों की तरफ से ही होता है। एक तो ज़रा लेक्चर लेंथी हो जाए तो प्रॉब्लम होती है डाउनलोड करने में, चलाने में, तो ये ज़रा छोटे लेक्चर्स बन जाते हैं। दूसरा उनको नज़र भी आ रहा था ना 50 मिनट में ख़त्म हो जाना है, वो फिर अगला पार्ट 2 बाद में शुरू होता है तो ईजी लगता है ज़रा, शायद जो भी है। बहरहाल हम 2 पार्ट्स इसलिए करते हैं कि बच्चों को उधर आसानी रहे पोर्टल के ऊपर, ठीक है। तो इसके भी इसलिए 2 पार्ट होंगे। बस 40 मिनट्स के बाद आपने ब्रेक कर दिया करना आइंदा पार्ट। अच्छा जी, मैं बात ये कर रहा था कि हमने बड़ी मेहनत कोशिश से पूल्स बनाए, उनके ड्राइवर्स निकाले और एक्टिविटी वाइज हर एक का रेट निकाल लिया, लेकिन नीचे आ गया रेंट, नीचे आ गया डेप्रीसिएशन। अब वो कहता है कि कुछ खर्चे फिर भी ऐसे आ जाते हैं जिनको आप किसी ड्राइवर की बेस पे ये एक्टिविटी वाइज की तरह से नहीं कर सकते। रेंट है तो वो रेंट आपका सेटअप कॉस्ट के पूल, मतलब जहाँ पे आपका मटेरियल चल रहा है, जहाँ पे आपकी प्रोडक्शन चल रही है, जहाँ पे आपकी इंस्पेक्शन चल रही है, जहाँ पे आपके प्रोक्योरमेंट वाले बैठे हैं, हर जगह के ऊपर ही ये रेंट तो जा रहा है, ये डेप्रिसिएशन तो जा रही है अगर बिल्डिंग की है तो, मिसाल के तौर पे। तो ऐसे खर्चे कहते हैं स्टिल बच जाते हैं कि जिनको अपोर्शन करने के लिए हमें फिर वही वाला काम करना पड़ता है, ठीक है। बहरहाल डीमेरिट्स ज़बरदस्ती बना रहे हैं। कॉस्ट अपोर्शनमेंट मे स्टिल बी रिक्वायर्ड, कॉस्ट अपोर्शनमेंट मे स्टिल बी रिक्वायर्ड at cost pooling stage for shared items of cost like rent, depreciation. Apportionment can be an arbitrary way of, बस ठीक है, कहता है cost apportionment may still be required for shared items like rent, ठीक है जी, ओके भाई जाने दो। may still be required for shared items like rent, depreciation of building, ठीक है जी, फिर भी करनी पड़ सकती है। अच्छा भाई तो ना करें भाई, मुनासिब लगे तो आप ABC कर लें, बेसिकली वो यही कह रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये वैसे टेस्ट भी नहीं हुआ और ज़रा कम इस्तेमाल होता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन वाला काम ज़्यादा हो रहा होता है। खैर करना चाहें तो कर सकते हैं, इसके एडवांटेजेस भी हैं अपनी जगह पे। आगे वही बात कर रहा है, वो कहता है कि ध्यान से देख लो, कॉस्ट जितनी इनकर कर रहे हो इस अकाउंटिंग को फॉलो करने के लिए, उससे बेनिफिट ज़्यादा आना चाहिए। ये नहीं आपने ढेर सारे बंदे रख लिए कि वो कॉस्ट पूल्स अलग अलग करके दे रहे हैं, आपको ध्यान रख रहे हैं, और अल्टीमेटली आप इतने बंदे रख के कॉस्ट ही इनकर कर रहे हैं, फ़ायदा कोई ख़ास नहीं हो रहा आपको। तो क्या ध्यान रखो, ये कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट सिस्टम माइट एक्सीड द बेनिफिट्स ऑफ इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी, ठीक है जी। हो सकता है इतना फ़ायदा ना हो जितना आप खर्चा कर बैठे। अब ये भी डीमेरिट उन्होंने बना दिया ज़बरदस्ती, ठीक है। उसके बाद डिफ़िकल्ट तो है ही, दिस मॉडल इज़ डिफ़िकल्ट। आपकी कैलकुलेशन आसान है, आपको कैलकुलेशन आसान लगी इसका यह मतलब नहीं कि ये आसान मॉडल है। वो चीज़ें आपको कैसे इकट्ठी कर करके दी गई हैं, खुद सोचे ना कि उन्होंने कहा जी ये सेटअप कॉस्ट हैं, अब उन्होंने इकट्ठी की, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी फलां प्रोडक्ट के इतने सेटअप्स हैं, फलां के इतने, एक अजीब एक अच्छा खासा काम है वो करके आपको दिया होता, आप तो काउंटिंग कर रहे थे सीधी सीधी, ठीक है। तो मॉडल इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड and even can create problems in implementing due to fair understanding activities। fair कहते हैं पूरी से पूरी, जैसे वो चेंज है ना, चेंज तो चेंज के आगे रेजिस्टेंस आया करती है। तो आप अगर पुराने तरीके को हटा के नए की तरफ जाते हैं तो बस पूरा से पूरा आपने उसको अपने बंदों को ट्रेन किया होता है, ठीक है, फेयर अंडरस्टैंडिंग दी होती है उनको। तो इस वजह से उनको अंडरस्टैंडिंग में जब मुश्किल आती है तो फिर वो कहते हैं कि यार ये क्या मुसीबत में डाल दिया हमें, हम तो पुराने तरीके से ही सही चल रहे थे। अगेन ज़बरदस्ती बनाया है डीमेरिट उन्होंने। चॉइस ऑफ बोथ एक्टिविटीज़ एंड कॉस्ट ड्राइवर माइट बी, ये अब देखो ना कि वैसे तो मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि दुनिया के अंदर अब इंस्पेक्शन आवर्स को मान लिया अकाउंटेंट ने कि वो मुनासिब हैं, लेकिन होता है ना ऐसे, जैसे ये भाई साहब फरमा रहे थे कि एक कॉस्ट पूल के 2 से 3 ड्राइवर्स आ सकते हैं। अब हो सकता है आप उन 2-3 में से सही अप्रोप्रिएट वाला ना चुने, कोई गलत वाला चुन जाए, तो ये भी एक डीमेरिट हो सकता है। यानी डीमेरिट्स ज़रा ज़बरदस्ती बनाएंगे वैसे मुझे लग रहा है, ठीक है। मेरिट्स जो हैं वो बाकी मेरिट्स थे, ठीक है। तो इनको आपने बस ऐसे ही पढ़ लेना है, ठीक है। अगर कोई 1-2 नंबर के आ जाएं तो 1-2 आपके जहन के अंदर आ जाएं बस, ठीक है। ये मैं डाल दूंगा आपके हैंडआउट में, आज नहीं डाल सका। चलें जी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके, अब अल्लाह का नाम लेके। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जी बेटा ये देखें,
इतना सही करना है आज हमने। स्टार्टेड डिस्कशन, लेकिन आज फॉर्मेट हम बना लेंगे। जी बेटा, पिक्चर को क्या करना है बेटा, किताब में भी मौजूद है। मैं तो सोच रहा था पता नहीं क्या कुछ कर लेंगे यार, ये ना करते तो हो जाना था आज पूरा फॉर्मेट। चलो ऐसा करते हैं ना, थोड़ी बात तो शुरू करें यार, फिर अल्लाह का नाम लेके देखते हैं। जी सवाल बता देगा, वरना जो मुनासिब लगे, जो ज़्यादा हो। सवाल अव्वल तो बताएगा, सवाल ना बताए। शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट भाई कह रहे हैं किस पे बांटेंगे, तो सवाल बताएगा मशीन आर्स, उनका मशीन आर्स या लेबर आर्स पे। सवाल बता दे अच्छी बात, ना बताए तो आप देखो कौन से ज़्यादा हैं। जो दोनों बराबर हों तो फिर लेबर आर ही कर देना, बाय डिफ़ॉल्ट तो वही होता है। मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई, वैसे ही आपका काम बढ़ाने वाली बात थी, कहेंगे तो बता दूंगा। मुझे ज़रूरत महसूस नहीं, जितने सवाल देखे वो हो जाता है आराम से। बस ये पता होना चाहिए कि सेटअप कहते किसे हैं, वो निकलता कैसे, उसकी डिस्कशन थोड़ी सी कर ली थी। इंस्पेक्शन आर्स या यूनिट्स निकालने पड़ जाएँ तो परसेंटेज हो कैसे, ये पता होना चाहिए। बाकी मेरे नज़र नहीं आया कोई मसला है, फिर भी मैं देख लूँगा अगर ज़रूरत महसूस हुई तो। मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई, वो खामखा एक और चीज़ आपके ऊपर डालने वाली बात है। ज़रूरत महसूस होगी ज़रूर बताऊँगा। अच्छा जी, प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है कि हमें एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट कितना कॉस्ट कर रहा है। अब इसको फाइंड करने की ना दो अप्रोचेज़ हैं, ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट को फाइंड करने की दो अप्रोचेज़, एक को कहते हैं मार्जिनल, दूसरी को, मैं पूरी तफसील फ़िलहाल इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी तफसील इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। मुनासिब लगे तो फिर बता दीजिएगा, इसकी तस्वीर भी खींच लीजिएगा। सिर्फ फ़िलहाल आपको एक बुनियाद डाल के दे रहा हूँ। बल्कि एक काम करते हैं, पहले हम इससे भी पीछे थोड़ी सी गपशप लगा लेते हैं। मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये आई थिंक चैप्टर 10 है आई कैप का, ठीक है जी। ज़रा चल चलाओ में हो जाता है एफ के बाद, इसलिए इसके साथ ही कर रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह जब ये 2-3 दिन में हो जाएगा तो फिर लेबर या टारगेट कॉस्टिंग में से कुछ एक करेंगे। रिज़ल्ट भी करीब ही है, वैसे तो यही वीक है ना, इसके बाद रिज़ल्ट आ रहा है। चले मार्जिनल एब्जॉर्प्शन ख़त्म हो गया तो देखते हैं फिर कोई शायद टारगेट कॉस्टिंग ही कर लें, या शायद कोई कॉस्ट लो ऑफ प्रोडक्शन या कुछ ऐसा छोटा सा टॉपिक जो 1-2 दिन में हो जाए, ताकि फिर रिज़ल्ट के बाद डिसीजन मेकिंग पहले ना करें बस। अच्छा जी, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, बल्कि इसको इधर ही कर लेते हैं ऐसे। आपने प्रोडक्ट कॉस्ट निकालनी होती है, दोनों में ही निकालनी होती है, ठीक है जी। मैं फ़िलहाल इसको पर्पस कह देता हूँ जी। पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, पहला प्रोडक्ट कॉस्ट निकालना, ठीक है, मार्जिनल के अंडर भी और एब्जॉर्प्शन के अंडर भी। उसके बाद एक और पर्पस इसका है कि हम कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाल लें, यहाँ पर भी, यानी कि सेम ही है ना, दोनों के अंदर ही चलेगा। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मार्जिनल में निकालना है, एब्जॉर्प्शन में निकालना है। इस टॉपिक का पर्पस बताने लगा हूँ। फिर जब क्लोजिंग स्टॉक निकल आया तो फिर प्रॉफिट निकालेंगे, वो प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन दोनों में।
अब ये दोनों अलग अलग चूके हैं तो इनके प्रॉफिट्स में थोड़ा सा फ़र्क भी आएगा, तो फिर हम एक प्रॉफिट रेकन्सिलिएशन बनाएंगे। प्रॉफिट कैलकुलेशन और प्रॉफिट कैलकुलेशन जब हो जाएगी दोनों तरफ तो इनमें फ़र्क होगा। फ़र्क क्यों होगा अभी पता लग जाता है इंशाल्लाह। तो इसके ऊपर फिर हम एक रिकॉन्सिलिएशन बनाएंगे। किसी बच्चे की इंट्रो एग्जाम्प्ट हो वो बताए हाथ खड़ा कर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी ज़िंदगी में, इनकम स्टेटमेंट कभी ज़िंदगी में देखी है? एग्जाम्प्ट है तो देखी होगी तभी एग्जाम्प्ट है ना, बस वो ही बनाएंगे हम। फिर पहले इनकम स्टेटमेंट वो बनाएंगे, वह दोनों इकट्ठी बनाएंगे, लेकिन अभी मैं फॉर्मेट जो 15 मिनट रह गए हैं उसके अंदर जो बनाऊंगा तो दोनों फॉर्मेट्स कोशिश करता हूँ बन जाए, ठीक है। पूरी बात आज तो नहीं हो सकेगी, फिर कल इस फॉर्मेट के अंदर फार्मूलाज जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो यूज़ करके मतलब वो बता के फॉर्मेट पूरा करेंगे और फिर कल इंशाल्लाह एक पूरा फुल फ्लेज सवाल भी करेंगे इसका, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे ख्याल में 2 से 3 दिन और मेरे हिसाब से लगने हैं, तो देखें अब आपके हिसाब से कितने लगने हैं। मेरे ख्याल से सबसे आसान टॉपिक है और मेरे ख्याल से है, लेकिन जो स्टैट्स हैं वो ये बताते हैं कि सबका ही ये गलत हो जाता है, तो पता नहीं क्यों। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने इसकी कोशिश करनी है कि ये आसान भी है, आता भी है, ठीक है, लेकिन ये गलत भी हो जाता है, तो हमने इसको गलत नहीं होने देना, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा गलती होती है ये इधर, ये कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जब निकालते हैं ना दोनों में गड़बड़ वहाँ पे करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा फ़र्क ऐसे ही ज़रा बताता चलूँ तफसील से फॉर्मेट के अंदर, अब चूँकि शायद पूरा फॉर्मेट हो ना सके, खैर पर्पस समझ आ गया जी। हमने क्या निकालना है? प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है, दोनों में, फिर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी दोनों में। अब जब ये निकल आएंगे तो फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे दोनों में। अब दोनों चूँकि डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं, एंड रिजल्ट तो शायद सेम ही बनता हो, लेकिन फ़िलहाल प्रोडक्ट कॉस्ट डिफरेंट आएगी दोनों में। प्रोडक्ट कॉस्ट डिफरेंट आएगी तो क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंट है, क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंट है तो प्रॉफिट डिफरेंट है, प्रॉफिट डिफरेंट है तो फिर रिक्वायर किया जाएगा कि ज़रा रेकनसाइल करके बताओ, बिजनेस तो एक ही है, प्रोडक्ट तो एक ही है, कॉस्ट तो एक ही हैं, प्रॉफिट में क्यों फ़र्क है, बताओ तो सही, प्रॉफिट में क्यों फ़र्क है, तो वो रेकनसाइल करेंगे, ठीक है। अब इसमें मामला क्या होता है असल में, ये चौथी बात रेकन्सिलिएशन मैंने लिखी है। मैं वैसे ही इसका जो है वो आपको थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ, बाकी तफसील से इंशाल्लाह बात करनी है इस पर हमने, ठीक है। लेकिन मार्जिनल वाले ये कहते हैं कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, मार्जिनल वाले ये कहते हैं कि जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है उसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल FOH डालो, सिर्फ वेरिएबल FOH, और ये आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट आ जाएगी। जबकि ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है बच्चों, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई स्टैंडर्ड्स होते ही नहीं है, ठीक है। ये मेरी आपकी बस, बल्कि हमारे बड़ों की प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जिनको यूज़ कर रहे होते हैं हम। एब्जॉर्प्शन वाले कहते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल होना चाहिए, डायरेक्ट लेबर होना चाहिए, वेरिएबल ओवरहेड्स होने चाहिए और फिक्स्ड ओवरहेड्स भी होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मार्जिनल वाले फिक्स्ड FOH को कॉस्ट ही नहीं मानते। इसका मतलब तो यही लग रहा है ना, देखो ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ पर ये होगा कि एब्जॉर्प्शन वाले फिक्स्ड FOH को भी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बना लेते हैं, जबकि मार्जिनल वाले इसको प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते, बल्कि GP के बाद जैसे सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस आते थे ना, वहीं पर ये FOH फिक्स्ड वाले भी ले जाते हैं।
कॉस्ट है इनकी। ये ना कहना कल को या बाहर निकल के कह रहे हो कि सर ने कहा था कि मार्जिनल वाले जो हैं वो फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट लेते ही नहीं है। लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। फ़र्क क्या होगा, अब ज़्यादा समझ ना भी आए तो कल से ही इंशाल्लाह थोड़ा सा वैसे बता रहा हूँ। अगर आपने एक चीज़ को प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बना लिया है तो वो सिर्फ तब एक्सपेंस आउट होती है जब वो बिकेगी, प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी ना। अगर नहीं बिकेगी तो वो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कॉस्ट होकर इकट्ठी अगले पीरियड में चली जाएगी। जबकि जो पीरियड कॉस्ट होती है वो तो इस पे डिपेंड नहीं करेगी कि चीज़ बिकी या नहीं बिकी, वो तो पीरियड के अंदर जिस पीरियड में इनकर हुई उसमें चार्ज होगी। बहरहाल इसके ऊपर बात अभी तो शुरू भी नहीं हुई इस तरह पूरी तरह से, ठीक है। जो हम अभी तक कर रहे थे ना जी, एफओएच का रेट याद है आपको, निकालते थे, वो काम यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड ओएआर, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकलेगा। ये पर यूनिट लिखे हुए हैं तो पर यूनिट ही आ जाएंगे सारे फिलहाल, ठीक है ना। यानी कि पहले हम जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल रहे थे, असल में इसीलिए तो कंटिन्यूटी में करवा रहा हूँ कि ये काम होना ही है। जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल रहे थे वो टोटल निकालते थे, फिक्स वेरिएबल दोनों होते थे। याद करो, आपने कहा था कि ये सारे खर्चों को फिक्स हैं या वेरिएबल है, इनको बांटना है। लेकिन यहाँ पे आके हम बात सिर्फ करेंगे अलग अलग, मतलब दोनों की होगी बात, लेकिन इसकी अलग कर रहे होंगे। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कौन सा निकलेगा, फिक्स्ड एफओएच का निकलेगा, जिसकी बेस पे एब्जॉर्ब करवा रहे हुआ करेंगे हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर इसको, ठीक है जी। चलें फॉर्मेट को शुरू करते हैं बनाना, जितना बन गया फिर। वैसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को, इसके कुछ नाम भी हैं, थोड़ी सी बात और ज़रा बढ़ा लेते हैं। ये मैंने कॉस्ट की बात है की ना, पांचवी बात मैं ये कर लेता हूँ, थोड़ी सी बातें ज़रा सामने आ जाती हैं ना, ये इस तरह से चल रही हैं बातें। असल में प्रोडक्ट कॉस्ट में बीच में ले आया अलग से, ज़रा इसको ज़रा इकट्ठा ही कर लेते हैं ताकि आपके ये टेबल आपका बनता जाए ना। फिर पिक्चर भी कल आपने लेनी है, कल पिक्चर ना, कब लेनी है पिक्चर, हाँ आज नहीं ले लेनी, बस आज तो सिर्फ समझें टॉपिक शुरू हो गया, बस ये अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, टॉपिक शुरू हो चुका है। क्या कुछ तो बोला है ये हैं, शर्म आ रही है इसको, तो ऐसा नहीं बोलना था ना जिससे फिर शर्म आए बाद में। शर्मीला भी है, अगली गल ना करना हूँ, चुप जी बच्चों। तो ये इस तरह से बात चल रही है। पहली बात मैंने ये की, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना होती है हमने, और फ़र्क क्या है बता दिया। फिर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं, उसके बाद फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसकी रेकन्सिलिएशन बनाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगली बात, एक दो और भी बातें कर लें, फॉर्मेट तो फिर देखते हैं। 5 आप बहुत नीचे चले गए थे। अल्टरनेटिव नेम, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फुल कॉस्टिंग भी कहते हैं। ऐसे ही ना हो कि नाम आ जाए सवाल के अंदर और बैठे हो मुंह उठाकर, ठीक है। फुल कॉस्टिंग क्यों, क्योंकि इसमें सारी कॉस्ट आ रही हैं, देखो वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग को वेरिएबल कॉस्टिंग का नाम दिया जाता है कभी कभी। वेरिएबल कॉस्टिंग हो गया, इसका नाम डायरेक्ट कॉस्टिंग भी इसको कहते हैं। ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ, ये नाम कहीं काम ही आ जाए, ठीक है जी। और ये जो छोटी सी एक बात करता चलूँ, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वही है जो आज तक आपने सीखा है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो आज तक आपने सीखा है, यानी बाहर की दुनिया को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही दिखाया जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग सिर्फ मैनेजमेंट के यूज़ के लिए होता है, इंटरनल यूज़ के लिए होता है, ठीक है। तो ये दुनिया को दिखाने के लिए हम नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो इसका क्या मकसद है जी, इसका मकसद है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। जी
नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग को एक्सटर्नली यूज़ नहीं करते, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग से जो कॉस्ट ऑफ सेल निकली है क्या उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस में ना डालें? प्रॉडक्ट कॉस्ट को डालते ही नहीं है। फिर कॉस्ट की जो ये वर्किंग स्टाइल है ये यूज़र के सामने नहीं होती, लेकिन इससे जो रिजल्ट निकल रहे हैं वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही जाने। ठीक है, तो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, और एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, और एनी अदर टास्क, लेकिन अदर देन डिसीजन मेकिंग, यानी हम डिसीजन मेकिंग के अंदर जो यूज़ करेंगे, इसलिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है कि हम डिसीजन मेकिंग के अंदर जो ज़्यादा यूज़ करेंगे वो मार्जिनल, बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिनल, जहाँ कहीं कहा जाएगा तो एब्जॉर्प्शन की तरफ आएंगे। ठीक है, तो एक तो इसको हम एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, और बाकी किसी और टास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट डिसीजन मेकिंग। और ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है इसको हम यूज़ करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। इंटरनल है ना, इंटरनल रिपोर्टिंग, तो ये यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। आपकी मैनेजमेंट ने जब डिसीजन लेना हो तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग की बेस पर चल रहे हो, तो उसकी वजह क्या है? बड़ी सादा सी वजह है। डिसीजन मेकर्स ये कहते हैं कि यार देखो, आप फिक्स कॉस्ट को ले आए हो, हम डिसीजन बदलें या ना बदलें, इन्होंने तो बदलना नहीं है, तो आप इनको तो साइड पे करो। डिसीजन लेने के लिए फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट नहीं रह जाती, क्योंकि उन्होंने बदलने नहीं है आपके डिसीजन की वजह से। तो इसलिए डिसीजन मेकर्स जो हैं वो मार्जिनल कॉस्टिंग को पसंद करते हैं। ठीक है जी, तो इसके अंदर क्या होगा जी, फिक्स कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है, ये भी लिख ही लेते हैं ऊपर, वैसे मैंने लिख तो दिया था, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट पर यूनिट जो होती है वो इंक्लूड हो जाती है, विल बी इंक्लूडेड इन, कहाँ कहाँ इंक्लूड हो जाती है जी? जाहिर है प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर, अगर प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर आ गई है तो प्रोडक्ट कॉस्ट ही, इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ के आए हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स, वो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालते थे, तो वो हम वहीं से निकाल रहे थे ना, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, मटेरियल लेबर वगैरह लगा रहे होते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स के अंदर मटेरियल लेबर ओवरहेड ही होता है। ठीक है, तो अगर आपका फिक्स कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर ऐड हो गई है, तो इसका मतलब वो आपकी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में भी आ गई है। फॉर्मेट तो दूर ही रह गया, पता नहीं बात और तरफ निकल गई। चलो, कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी आ गई। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मार्जिनल के अंदर क्या होता है जी, फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट को हम, उलट तो नहीं लिख गया इधर, सही जा रहा है, फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन, कहाँ कहाँ नहीं इंक्लूडेड होता, यही दो तीन चीज़ों में। ना तो हम इसको प्रोडक्शन यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर शामिल करते हैं, और प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर शामिल नहीं होता तो फिर क्लोजिंग स्टॉक में भी शामिल नहीं होती है फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट। इस मेथड में कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और फिर जाहिर सी बात है क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल तो एक ही बात होती है, क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन है कॉस्ट ऑफ सेल और प्रॉफिट के साथ। ठीक है जी, लेकिन जो अहम बात है, जो बात आप लोगों ने बाद में ये होना है कि मुझे बाहर निकल के पूछ रहे होना है, वो ज़रा लिख लें, जो मैंने ज़बानी बोली थी कि जो टोटल एफओएच, कौन सा एफओएच? फिक्स्ड एफओएच, टोटल फिक्स्ड, जी क्या कह रहे हैं? अच्छा, टोटल फिक्स्ड एफओएच जो हैं उनके बारे में क्या बताया, मार्जिनल में कहाँ जाते हैं? टोटल फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट कहाँ जाती है जी मार्जिनल में? विल बी डिडक्टेड फ्रॉम, will be deducted along with
सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस, यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बन जाएंगे, ठीक है ना, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ, बस समझ आ गई है, ठीक हो गया। मुझे यार थोड़ा सा फॉर्मेट तो बना ही लेने दो, ठीक है जी, सुन लो, कोई बात नहीं, जिसका टाइम हो गया अब क्या कर सकता हूँ मैं, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। प्रॉफिट स्टेटमेंट, सिर्फ फॉर्मेट, प्रॉफिट स्टेटमेंट मैं बनाने लगा हूँ। पहले कौन सी बना लेते हैं, जो आज तक बनाते आए, अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सेल्स आ जाती हैं, सेल्स या रेवेन्यू आ गया, लेस करते हैं इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स, कोई नई बात नहीं, पुरानी बात चल रही है, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स हम इंशाल्लाह वर्किंग में निकालेंगे, तो मैं वर्किंग अभी करूँगा कल इंशाल्लाह, ठीक है। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ग्रॉस प्रॉफिट, क्या आएगा, उसके बाद जो बचपन से आज तक करते आए, लेस कर दोगे इसमें से, किसी वजह से मैंने ये जगह छोड़ी, आपने नहीं छोड़नी, आपको सिर्फ कुछ समझाने के लिए, फिर मैं इकट्ठा कर दूंगा। लेस करोगे इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिल्कुल पैकअप करें पर मुझे ना पता लगे, ऐसे करें और सिर्फ देखते रहें, ठीक है जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आता है जी, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, ज़रा ये बातें करते चले ना, फिर फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस, ये हो सकते हैं अलग अलग, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं ये फिक्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। सेल्स कमीशन वेरिएबल, साल दे रहा हूँ, ठीक है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस फिक्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, लेकिन जो एडमिन एक्सपेंसेस हैं ये नॉर्मली फिक्स्ड ही होते हैं, तो फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंसेस, ठीक है। ये शायद मैंने बात उस वक्त भी की थी जब मैंने आपको FOH एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बारे में बताया था कि उसके मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग खर्चे होते हैं, शुरू की बात है, मैं कल इंशाल्लाह ओपन भी करूँगा वो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट तो हो गए डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट के अंदर आपके जो है वो खर्चे जो है आप एलोकेट कर रहे होते हैं, उसमें फिक्स वेरिएबल दोनों हैं। ऐसे ही चुप कर जाया करो यार, कोई बेशर्मी की भी हद होती है, कितनी देर से तुम बोल रहे हो। अच्छा जी, तो यहां से हमारे पास आ जाता है जी नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, अंडर एब्जॉर्प्शन, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो उसके अंदर चेंज क्या आएगा, बोलें, बस ये थोड़ा सा ना जहन में, ताकि सोचना शुरू कर दें, सवाल तो एक भी नहीं है, आप बस अपने एक्टिविटी बेस को आज पूरी तरह सही कर लेंगे। ये देखें ज़रा, कॉस्ट ऑफ सेल्स की बजाय वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल आएगा, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, कल इंशाल्लाह वर्किंग करेंगे इसकी, कॉस्ट ऑफ सेल्स मैंने कहा है आपको वर्किंग में आएगा, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा बल्कि ग्रॉस मार्जिन आएगा यहाँ, ठीक है। ये क्या कहते हैं, सारे खर्चे वेरिएबल वाले लेस कर लो सिर्फ, तो अगली चीज़ क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, और हमारे पास आ जाएगा नेट मार्जिन। क्या मतलब, मतलब कि अगर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट्स को माइनस करो तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा, यानी प्रॉफिट नहीं आता, मार्जिन आता है। सेल लेस ऑल एक्सपेंसेस करें तो आता है प्रॉफिट, और सेल्स लेस सिर्फ वेरिएबल एक्सपेंसेस करें तो क्या आता है, मार्जिन। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आती जाएंगी, अभी तो सिर्फ आज थोड़ी गपशप लग रही है, ठीक है। नेट मार्जिन आ जाए, नेट मार्जिन के बाद फिर
इधर देखिएगा ज़रा, अगर आपने वेरिएबल सेलिंग को ऊपर ले लिया है तो यहाँ पे तो ये नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन नई चीज़ क्या आ जाएगी, फिक्स्ड, कौन से, तरतीब वही रख लेते हैं, तरतीब वही रख लेते हैं, ठहरो ठहरो ठहरो, ज़्यादा मिटा मिटा के थक जाऊँगा और लिख लिख के। ये पहले आ रहे थे, ये ऐसा ही है, सामने देखो, वेरिएबल सेलिंग चले गए ऊपर, फिक्स सेलिंग, फिक्स्ड एडमिन और फिक्स्ड FOH एक्सपेंसेस, ठीक है जी। जब ये सारे फिक्स्ड वाले माइनस होंगे तो फिर जो प्रॉफिट आएगा वो मार्जिनल के अंडर आएगा। सिर्फ वैसे ही बस जहन के अंदर थोड़ा सा आपके बनाना था कि आप लोगों के पास अगर मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ हो रही है तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट वो माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल में भी और सेलिंग भी ऊपर ही कर लेते हैं। शायद मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं सिंपल करने के लिए कल, तो मैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल के साथ ही ये डाल दूं, ये लफ्ज़ ना लिखूं। वैसे ये लफ्ज़ आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं आपकी, लेकिन चलें वो वहीं पे अलग भी कर लेंगे फिर करना पड़ा तो, ठीक है। तो ज़िंदगी रही तो कल इंशाल्लाह पहला मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का सवाल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।